सेशन रहने वाला है वो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर रीजनिंग का 21 रहने वाला है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक लड़के का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, वह मेरे दादा के बेटे के भाई का बेटा है। वह लड़का उस पुरुष से कैसे संबंधित है? देखिए, ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो कैसे बनेगा? देखिए, एक लड़का का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए हम पुरुष लिख लेते हैं और वो एक लड़का का परिचय करा रहा है, ठीक है। अभी लड़का को मन में रखिए। पुरुष ने कहा, पुरुष कह रहा है वह मेरे दादा के, तो इसका दादा क्या होगा? इसके यहाँ पिताजी होंगे, यहाँ इसके पिता होंगे, पिता के भी पिता होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? दादा हो जाएंगे। तो वह मेरे दादा के बेटे के, तो दादा का बेटा कौन होगा? ये पिता ही होगा। बेटे के भाई, तो बेटे का एक भाई होगा, यहाँ पर भाई का बेटा है। भाई का क्या है? बेटा है। ये जो लड़का का बात हो रहा था ना, बोला वो मतलब पिता का जो भाई है उसका क्या है? ये लड़का बेटा है। तो इसका बेटा यहाँ पर हो गया, ये बेटा हो गया, ठीक है ना। वह लड़का उस पुरुष से कैसे संबंधित है? तो ये पुरुष और ये लड़का आपस में कैसे संबंधित है? तो देखिए, ये पिता है। आपके घर में मान लीजिए दादाजी होंगे, उसके दो बेटे होंगे, तो आपके पापा और पापा के जो भाई हैं, तो आप और पापा के आप बेटे और पापा के जो भाई उनके बेटे, तो दोनों आपस में क्या हो गए? दादा तो नहीं होंगे, भाई नहीं होंगे, भतीजा नहीं होंगे, कौन होंगे? चचेरा भाई होंगे। तो ऑप्शन डी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे ओम मीटर प्रतिरोध, ओम मीटर किसको मापता है? तो ओम मीटर मापता है किसको? प्रतिरोध को मेजर करने का काम करता है। उसी तरह जाइमोमीटर किसको मापता है? तो जाइमोमीटर मापता है आपका, ऑप्शन इस तरफ है। तो जाइमोमीटर किसको मापता है? तो किण्वन को मापता है। किण्वन को क्या करता है? मापने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये कथन और निष्कर्ष पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपके इसमें कथन और निष्कर्ष दिया हुआ रहेगा, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानकर आपको चलना है हमेशा, और उसके आधार पर आपको निष्कर्ष का जवाब देना है। तो सीधा यहाँ पर आते हैं। कथन आपको दो दिया हुआ, एक दो कथन दिया हुआ, तो दोनों कथन को पढ़कर इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। सभी ऊँट कबूतर हैं, तो सभी ऊँट किस में समा जाएगा? कबूतर में समा जाएगा, ठीक है। तो सभी जो ऊँट है, ये ऊँट का घेरा हो गया। सभी ऊँट किस में समा जाएंगे? कबूतर में। तो ये क्या हो गया? कबूतर, ठीक है। अब कुछ कबूतर बाज हैं। अब कुछ कबूतर क्या है? बाज हैं। कुछ कबूतर बाज है, तो ये वाला पोर्शन हो गया कुछ कबूतर और बाज का। तब देखिए निष्कर्ष पे चलते हैं। 3 निष्कर्ष दिया हुआ है, 4 निष्कर्ष दिया हुआ है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। सभी ऊँट बाज है। सभी ऊँट वाला देखिए, ये घेरा है सभी ऊँट वाला, तो सभी ऊँट क्या आपका बाज से संपर्क खा रहा है? नहीं खा रहा है। देखिए, घेरा ऐसा बनना चाहिए कि सभी ऊँट, तो ऊँट वाला घेरा किस में समा जाना चाहिए था? बाज में समा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हमारा वेन डायग्राम में नहीं दिख रहा है, तो 1 नंबर गलत, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ ऊँट बाज है, कुछ ऊँट बाज है, तो कुछ ऊँट, यहाँ पर ऊँट, कुछ ऊँट बोल रहा है बाज है, तो ऐसा वाला वेन डायग्राम इसमें दिख रहा है। कुछ ऊँट बाज है, ऐसा कुछ इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये भी ऑप्शन
गलत। ठीक है, देखिए जो कथन के द्वारा वेन डायग्राम बना और जो निष्कर्ष के द्वारा वेन डायग्राम आप अगर बनाते हो वो उसमें मैच करना चाहिए। नहीं कर रहा है तो वो, इसका मतलब निष्कर्ष कथन से मैच नहीं कर रहा तो वो गलत है। ठीक है, वो निष्कर्ष क्या है, गलत है। आप देखिए कुछ बाज कबूतर हैं। अब बोल रहा है कि कुछ बाज जो है ना, कुछ बाज कबूतर है। ये क्या हो गया, कबूतर। तो यहाँ पर है ना, देखिए तो ऐसा कहीं पर बन रहा है, ऐसा ये निष्कर्ष का कथन के अनुसार बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर बन रहा है ना, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है ना। देखिए मैं आपको वेन डायग्राम भी, निष्कर्ष का भी वेन डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। अब देखिए कुछ कबूतर ऊँट है, तो कुछ कबूतर ऊँट है, ये हो गया ऊँट। तो ऐसा ऐसा कहीं दिख रहा है। कुछ कबूतर यहाँ पर है, ये पूरा बाहर वाला सर्कल, कुछ कबूतर ऊँट है, तो है सही है, उसमें समाया हुआ है ना, तो आपसे चौथा भी निष्कर्ष सही हो गया। तो इस आधार पर देखा जाए तो, इस आधार पर देखिएगा तो आपका कौन सा निष्कर्ष लग रहा है, सिर्फ तीसरा और चौथा आपका सही है। तो निष्कर्ष 3 और 4 दोनों अनुसरण करते हैं, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए यहाँ पर 2, 4, 5, 19, 71 और यहाँ पर खाली, यहाँ पर आपको संख्या खोजना है। तो कैसे बना होगा देख लेते हैं। 2 गुना 1 प्लस, अगर 2 करें तो हमारा अगला कौन आ रहा है, 4 आ जा रहा है। ठीक ना, 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4। अब देखिए 4 गुना 2 माइनस 3, तो कितना होगा 8, माइनस 3 कितना हो गया 5। तो देखिए यहाँ से हमारा 5 आ रहा है। अगला देखते हैं, 5 गुना 3 प्लस 4, 15 प्लस 4 कितना हो गया 19। देखिए हमारा यहाँ से आ रहा है। ठीक ना, इसका मतलब हम लोग पैटर्न एक समझ रहे हैं कि 1, 2, 3, तो यहाँ पर क्या होगा 4 और ये वाला संख्या 19 गुना 4। और देखिए प्लस माइनस 2, 3, 4, यहाँ 5, तो यहाँ पर गुना करिएगा 36, 7 माइनस 5 तो 71। देखिए मैच कर रहा है, इसका मतलब हमको पैटर्न अब पकड़ में आ गया है कि 1, 2, 3, 4, तो यहाँ 5 गुना और 71 अगला, ये वाला अगला उतार लेंगे और प्लस माइनस 2, 3, 4, 5, 6, बस इसको गुना कर दीजिए 5 और 35 प्लस 6 कितना होगा 1, 6, 3, 2, 6, 3, 1 होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ से राइट ये हो जाएगा। ठीक है, पैटर्न समझ में आएगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आपको त्रिभुज खोजना है। तो देखिए खोजते हैं। देखिए यहाँ पर 1, 2, ये दोनों को मिला के 3। ठीक है ना, फिर देखिए 1 इधर ही पूरा, 2 और पूरा मिला के 3। ठीक ना, हो गया। और देखिए इधर से पूरा 1, फिर ये 2, इधर से पूरा 3। और चलते हैं, इधर देखिए 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, तो कितना हुआ जोड़ लीजिए, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12। तो आपका कितना है टोटल त्रिभुज 12 है। तो ऑप्शन ए राइट। किसी निश्चित कूट भाषा में बियॉन्ड को
इस तरह लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में प्रॉमिस को किस तरह लिखा जाएगा तो देख लेते हैं। BEYOND, बियॉन्ड हो गया। अब देखिए BEYOND हो गया बियॉन्ड। तो यहाँ पर इसको लिखा गया है BDFNPY लिखा गया है, यही ना लिखा गया। तो क्या हो जाएगा, इसका अगर देखें तो 2, 5, 25, 15, 14, 4, यहाँ 2, 4, 6, 14, 16, 25। कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, पकड़ आ गया। इसको क्या करिए ना, ये जो आपको गिवन है इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में सजा ले तो पहले कौन होगा, 2, तो 2 के लिए B, फिर उसके बाद कौन आएगा 4, 4 के लिए D, फिर 5, 5 के लिए E, फिर कौन आएगा N, फिर O, फिर Y। ऐसा सजा लिए। अब देखिए पहले जो आपको सवाल दिया गया उसको क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिए। अब इसको क्या करना है, इसको देखिए 2, 4, 5, 2, 4, 5, 14, 15, 25 है ना। अब इसमें क्या है, वोवेल खोजिए। वोवेल क्या होता है, A, E, I, O, U होता है ना। तो देखिए इसमें वोवेल कौन सा है, एक ई है, ये ई वाला वोवेल है, ई वाला वोवेल है, और एक ओ वोवेल है। तो इसमें क्या क्या है, अब इसको यहाँ पर मैच करिए, BDFNPY। अब देखिए बी को सेम रखा गया है, डी को सेम रखा गया है, लेकिन जो वोवेल है उसमें एक प्लस करके क्या होगा, 5 में एक प्लस करेंगे तो 6। देखिए आपका 6 होता है ना। अब देखिए ये एन वोवेल नहीं तो एन को एन के जैसा रखा गया। फिर इसमें ओ आपका वोवेल है, उसमें एक जोड़ के इसको 16 कर दिया, ठीक है। और वाई को सेम वाई के जैसा रखा गया। तो हमको अब पैटर्न थोड़ा मिल गया है कि पहले क्या करना है, प्रॉमिस को असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा, उसके बाद वोवेल में +1 इंक्रीज करना होगा, ठीक है ना। तो ये सब अब मिटा देते हैं थोड़ा। हमको पैटर्न समझ में आ गया है कि क्या बोल रहा था पैटर्न। तो देखिए PROMISE प्रॉमिस। तो ये हो गया 16, 18, 15, 13, 9, 19, 5। अब इसको क्या करिए, असेंडिंग ऑर्डर में सजाइएगा। तो पहले कौन आएगा 5, तो 5, उसके बाद कौन आएगा 9, तो 9, फिर उसके बाद ये काटते जाइए। 9 के बाद कौन आएगा 10, 11, 12, 13, 13, फिर 15, फिर 16, फिर मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ 5, 9, 13, 15, 16, 18, 19 ऐसा कुछ आएगा। जब इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते, ये छोटा से बड़ा बढ़ते क्रम में लगाएंगे तो कुछ इस तरह से हमारा सजेगा, सज गया। अब इसको यहाँ से इरेज करते हैं। अब क्या है, यहाँ पर आप सजाते हैं, ये ई था, ये क्या था आई, ये क्या था एम, ये क्या था ओ, पी, आर, ये क्या था एस। अब इसमें जो वोवेल है, वोवेल हमारा क्या है, वोवेल हमारा ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इसमें क्या करना है +1 +1 +1। तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, एम एम की जगह उतरेगा
और 15 में एक जोड़ेंगे तो 16 PRS उतरेगा। अब पूरा बदल दीजिए तो FJMPPRS, तो आपका देखिए ये सही निकला। तो ये कहाँ पर दिख रहा है, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, FJN हो गया, ये नहीं हुआ, ऑप्शन बी राइट हो गया। तो देखिए अब सब समराइज कर देता हूँ मैं। क्या कह रहा है कि जो बियॉन्ड है ना उसको पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना और फिर जो वोवेल है उसमें बस +1 कर देना, फिर आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। दो कथनों को पढ़कर तय करें कि कौन सा विकल्प दोनों कथनों के बीच संबंध बताता है। ठीक है, आपको दो कथन दिए हुए हैं, दोनों कथन को पढ़िए और उसके आधार पर जो विकल्प आपको दिए गए हैं, जो विकल्प दिए जा रहे हैं, उस विकल्प का क्या संबंध कथन से है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं जवाब देंगे। तो चलते हैं, पहले कथन पढ़ लेते हैं। बहुत से क्षेत्रों में लड़कियों का कार्य निष्पादन लड़कों से बेहतर रहता है। बहुत से क्षेत्रों में लड़कियों का कार्य निष्पादन लड़कों से बेहतर रहता है, मतलब लड़कियों का काम जो है लड़कों से बेहतर बताया जा रहा है, कुछ ऐसा सेंस है। फिर दूसरा कथन है, महिला आरक्षण विधेयक को विभिन्न वर्गों का समर्थन प्राप्त है। महिला आरक्षण विधेयक को विभिन्न वर्गों का समर्थन प्राप्त है। ठीक है, ये दोनों कथन समझ गए होंगे। आगे आते हैं, अब ये हमारा जो क्या देगा विकल्प दिए गए हैं, ठीक ना। यदि कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है, ऐसा आपको लग रहा है कि कथन एक कारण है और उसका दूसरा प्रभाव है, लड़कियां मतलब लड़कों से लड़कियां बेहतर है, पहला का तो यही निकल रहा है, कार्य क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से बेहतर है, ये अगर कारण है तो क्या दूसरा प्रभाव लग रहा है किस कारण से उसको वर्गों का आरक्षण प्राप्त है ना, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तो आपका जो 17 होगा इसका कुछ ऐसा नहीं सेंस बन रहा। तो आपका क्या होगा, यहाँ से ये गलत होगा। फिर ये देखते हैं, यदि कथन दो कारण है और कथन एक उसका प्रभाव है, नहीं ये भी नहीं लग रहा। यदि दोनों कथन एक और दो स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है, हाँ दोनों स्वतंत्र कोई कारण है, जैसे पहले ये बोल रहा है कि जो लड़का है लड़कियों से कार्य क्षेत्र में क्या होता है बहुत ही अच्छा होती है, तो हो सकता है कि कोई इसका कोई कारण रहा होगा, उसका ये क्या है प्रभाव भलो लग रहा है। ये भी देखिए महिला आरक्षण विधेयक का विभिन्न वर्गों का समर्थन प्राप्त है, समर्थन प्राप्त कब रहा होगा जब उसका कोई कारण रहा होगा तब ना इसका सब सपोर्ट में उतरे होंगे, तो दोनों प्रभाव है, ठीक ना। तो यहाँ पर है यदि दोनों कथन एक और दोनों स्वतंत्र कारण के प्रभाव हैं, कारणों के क्या है ये प्रभाव देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन सी राइट है, डी तब होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, 118 क्वेश्चन नंबर है, इसमें भी आपको कथन दिया हुआ है, उसके आधार पर तर्क दिया हुआ है, देखते हैं कि जो तर्क है कथन से मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक ना। तो नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन है जिसके बाद दो तर्क 1 और 2 दिए गए हैं, आपको तय करना है कि कौन सा तर्क मजबूत तर्क है और कौन सा कमजोर तर्क है। देखिए एक कथन दिया हुआ है, उसके आधार पर 2 तर्क दिए, दोनों तर्क में पढ़ना और देखना है कि जो कथन है उससे मिलता जुलता तर्क कौन सा मजबूत तर्क है और कौन सा कमजोर तर्क है कथन के लिए, तो वो उसका चुनाव करना, ठीक ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे कथन को पढ़िए, क्या सरकार को सिगरेट पर जारी कर लगाना चाहिए, क्या सरकार को सिगरेट पर भारी कर लगाना चाहिए, क्या सरकार को सिगरेट पर भारी कर लगाना चाहिए। अब उस आधार पर तर्क पढ़िए। हाँ मतलब यहाँ पर तर्क में क्या बोला, हाँ सिगरेट पे सरकार को जो है ना सिगरेट पर भारी कर लगाना चाहिए, उसका तर्क एक में हाँ हामी भर रहा है कि हाँ धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और उच्च कर खरीदारों को हतोत्साहित करेगा। मतलब अगर धूम्रपान बोल रहा है कि हाँ सरकार द्वारा जो है ना सिगरेट के दाम पर भारी कर लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि
लगाना चाहिए उसका हामी भरे। क्यों लगाना चाहिए, तो कारण बता रहा है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक है और उच्च कर खरीदारों को हतोत्साहित करेगा। अच्छा, दूसरा पढ़ के देखते हैं। नहीं, यहाँ बोल रहा है नहीं, मतलब सरकार को सिगरेट पर भारी कर नहीं लगाना चाहिए। दूसरा तर्क में बोल रहा है नहीं, नहीं लगाना चाहिए, यह सरकार के लिए आय का स्रोत है। कौन सा लग रहा है, हमको लग रहा है सही आपको क्या है, लगाना चाहिए, क्योंकि ये क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो लगाएगा तो क्या होगा, अगर देखिए कम कम पैसे में सिगरेट मिलता है तो क्या बच्चे लोग पीने लगते हैं, है कि नहीं, या गरीब से गरीब तबका भी पी रहा है। लेकिन अगर सिगरेट पर भारी कर लगेगा तो जो छोटे इनकम वाले हैं कम से कम वो नहीं पिएंगे, तो ज़्यादा कौन कर, छोटे इनकम ही वाले तो पीते हैं, जो पढ़े लिखे टाइप के नहीं होते हैं। मतलब सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं साहब को कि जो गांव और से बिलोंग करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, वो क्या करते हैं, सिगरेट वगरेट पी लेते हैं। अगर इस पे ज़्यादा कर रहेगा, इसका दाम ज़्यादा रहेगा, तो वो उसी पैसा को बचाएंगे, तो उनका स्वास्थ्य भी इस तरह से अच्छा हो जाएगा। तो ये सही है कि सिगरेट पर अगर भारी कर लग जाएगा तो लोग उसको पीने से क्या करेंगे, बचेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा सही लग रहा है और बी गलत लग रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से केवल एक प्रबल दावेदार लग रहा है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। कथन और कारण है, दूध से दही बनता है। दूध से क्या बनता है, दूध से दही बनता है, ठीक है। कारण देखिए, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, बात सही है, पाया जाता है। तो आप देखिए क्या बोल रहा है, यदि कथन और कारण दोनों सत्य है, सत्य तो दोनों है, कथन भी सत्य है और कारण भी सत्य है, ठीक ना। और कारण कथन की उचित व्याख्या कर रहा है। कारण जो है, ये जो कारण है, ये जो कारण है वो कथन का उचित व्याख्या कर रहा है। क्या कारण दही में लैक्टिक अम्ल होता है, तो होता है, वो थोड़ी बोल रहा है कि दूध से दही बनता है। दूध से दही बनना एक अलग चीज़ है, यहाँ दूध और दही के बाद, लेकिन दही में जब दूध दही बन जाएगा तब दही में लैक्टिक एसिड आता है, इससे उसका दूध का क्या लेन देन, कुछ लेन देन है, तो ये गलत है। यदि कथन और कारण दोनों सत्य, हाँ सत्य तो दोनों है, और कारण जो कारण है हमारा, जो हमारा कारण है, जो हमारा कारण है कथन का उचित व्याख्या नहीं कर रहा है। सही बात, हाँ नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ दूध और दही का रिलेशन है कि दूध से दही बनता है, दही में लैक्टिक एसिड होता है, तो यहाँ दूध का थोड़ा कोई कारण में दूध का कोई उल्लेख नहीं किया गया। तो दोनों बात ये सत्य तो है, लेकिन यहाँ कारण जो है ना, ये कारण कथन का उचित व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी राइट है यहाँ पर, हाँ नहीं कर रहा है, तो ये सब ऐसे छट गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने साथ हैं जिनके पहले 6 और 8, जिनके पहले 6 है और 8 से पहले नहीं है, 8 से पहले नहीं है, मतलब इस तरह का आपको इसमें खोजना है कि कितना बार ये आ रहा है, ठीक ना। मतलब निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने साथ हैं जिनके पहले 6 है और 8 से पहले नहीं है, कितने साथ हैं, तो देखते हैं। यहाँ पर 7 है, उसके आगे 6 तो है नहीं, तो ये वाला तो नहीं होगा। यहाँ 7 है, उसके 6 है और यहाँ पर 8 है। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने साथ हैं जिनके पहले 6 और 8 से पहले नहीं है, 8 से पहले नहीं है। ओ देखिए, मतलब इस तरह जो है ना, क्या बोल रहा है कि 7 तो है, उसके पहले 6 भी होना चाहिए, लेकिन उसके बाद जो है ना 8 पहले नहीं है और 8 से पहले नहीं है, मतलब 7 के बाद जो है ना 8 नहीं होना चाहिए। औसत कितना है, तो देखिए
यहाँ पर 8 है तो ये नहीं होगा, ये मतलब ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 7 के बाद यहाँ पर कुछ और रह सकता है, वो उसको ढूंढना आपको। जैसे ये 6 7 है और यहाँ पर 8 नहीं होना चाहिए, 8 के अलावा जितना होगा उसको गिनना है। तो यहाँ 6 7 है, 5 है, मतलब 6 7 5, ये 1 मिला, फिर 6 7 9 है, 6 7 9, 2 मिला, फिर यहाँ तो 7 आ गए, नहीं ये भी नहीं है, ये नहीं है, 7 6 7, 7 6 7 भी है, क्योंकि 7 के बाद 8 बोल रहा है कि नहीं होना चाहिए, 7 के बाद 8 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं है ना, देखिए 6 आगे में 7 के 6 होना चाहिए, लेकिन 8 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 8 तो नहीं है, 7 है, तो ये ठीक है। यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं, तो बोल रहा है कि 7 के आगे 6 हो सकता है, लेकिन 7 के बाद 8 नहीं होना चाहिए। और उससे कितने जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ बन रहा है एक, यहाँ बन रहा है, कि यहाँ बन रहा है, तो 3 जोड़ा बन रहा है। कितना बन रहा है, 3 जोड़ा बन रहा है। तो 3 यहाँ पर कहीं पर नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। समझे क्या कह रहा था कि 7 के आगे 6 हो, लेकिन 7 के पीछे 8 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कितने जोड़े बन रहे हैं, तो आपके 3 जोड़े बन रहे हैं इस तरह से। तो आपका इस तरह से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में जो पूछा जाएगा आपका रीजनिंग पेपर, उस पर आपका प्रीवियस ईयर का ये बेस्ट क्वेश्चन था। तो आपका इसी पैटर्न पे इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है आपका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में आएगा। तो आप लोग इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं और अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।